Hello students, how are you? Myself Babli Bhardwaj and I welcome you on my YouTube channel Social Science Classes. Today we are going to start our new topic, a trading town on a pastoral zone. We have discussed about Mesopotamian civilization as well as we have discussed different cities of this civilization. Just now we are going to talk about a city that was Mari. इस टॉपिक में हम मारी सिटी के बारे में बात करेंगे बेटा। ये एक ट्रेडिंग टाउन था। ट्रेडिंग टाउन क्यों था? क्योंकि ऑफरेट रिवर पे लोकेटेड था। जो नदी थी ऑफरेट, उस नदी के किनारे पर बसा हुआ था। जहाँ नदी थी वहाँ पर प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन हो पाता था। अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द थिंग्स हो पा रहा था तो इसका मतलब वहाँ पर प्रॉपर ट्रेडिंग हो पा रही थी, इसलिए इसको ट्रेडिंग टाउन का नाम दिया गया है। ये पास्टोरल जोन क्यों कहा है? क्यों मारी एक शहर ऐसा था जहाँ पर पास्टोरलिस्ट और एग्रीकल्चरल पीपल वहाँ पे रहते थे, किसान भी और चरवाहे भी, दोनों ही वहाँ पर रहते थे, इसलिए इसको पास्टोरल जोन का नाम दिया गया है। अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। आफ्टर 2000 BC द रॉयल कैपिटल ऑफ मारी फ्लरिश्ड। करीबन 2000 BC के बाद मारी सिटी जो एक रॉयल कैपिटल थी, एक राजा की राजधानी थी, वो स्टार्ट होगी और बहुत ज़्यादा फ्लरिश भी हुई। फ्लरिश होना इसका मतलब समृद्धिशाली होना, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गई थी। जैसा कि मैप सेकंड में अगर आप देखेंगे तो उसमें भी बताया हुआ है कि मारी जो है वो साउदर्न प्लेन पे ही सिर्फ सिचुएटेड नहीं थी, जहाँ एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिव एरिया, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पर कुछ ऑफरेट रिवर की स्ट्रीम्स भी आ रही थी। मतलब ये कहने का है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिव एरिया में ही सिचुएटेड ना होके फराट रिवर भी वहाँ से आ रही थी। मैप थर्ड में क्या दिखाया जा रहा है? ये मैप थर्ड है और इसमें कलर के साथ इसको दिखा रखा है कि कलर जो एग्रीकल्चरल और एनिमल रियरिंग है वो आपस में एक दूसरे के पास डेवलप होने लगे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ से नदी आ रही थी तो इससे खेती की जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो रही थी और एनिमल रियरिंग के लिए जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है वो भी पूरी हो रही थी। तो दोनों ही एक्टिविटी एक साथ वहाँ पर डेवलप हो रही थी। कुछ कम्युनिटीज़ इस एरिया में रहते थे और वे कम्युनिटीज़ दोनों ही काम करते थे, जैसे कि फार्मर्स और पास्टोरलिस्ट। तो ये वो कम्युनिटी थी, मतलब चरवाहे भेड़ बकरी चराने वाले भी, पास्टोरलिस्ट भी और दूसरे फार्मर भी वहाँ पे रहते थे। मोस्ट ऑफ इट्स टेरिटरी वाज यूज्ड फॉर पास्चरिंग शिप एंड गॉड्स। इसकी ज़्यादातर हिस्सा, मारी शहर के बारे में जो मैंने बताया, इसका ज़्यादातर हिस्सा वो पाश्चरिंग के लिए काम किया जाता था। पाश्चरिंग मतलब ग्रेजिंग ऑफ द शिप एंड गॉड्स। भेड़ बकरियों को चराने के लिए ज़्यादा हिस्सा यूज किया जाता था, ज़्यादा जगह को यूज करते थे। तो यहाँ पर हम सारा मारी शहर के बारे में बात कर रहे हैं, मारी सिटी के बारे में। और अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ मारी सिटी और विच टाइप ऑफ द एक्टिविटीज़ वर हेल्ड इन मारी सिटी, एंड यू कैन आंसर दीज क्वेश्चंस। अब यहाँ कहते हैं हर्डर को क्या था, जो हर्डर यहाँ चरवाहे आते थे उनको कुछ अनाज की और मेटल्स की भी रिक्वायरमेंट होती थी। तो वो क्या करते थे? नीड टू एक्सचेंज यंग एनिमल, चीज़, लेदर, मीट इन रिटर्न फॉर ग्रेन, मेटल, टोल्स एट्सेट्रा। कह रहे हैं कि भाई हर्डर अपने छोटे छोटे एनिमल्स को चीज़, पनीर, मांस और ये लेदर होता है चमड़ा और मांस, ये दे देते थे और इनके रिटर्न में, इनके एक्सचेंज में ग्रेन और मेटल लिया करते थे, मेटल टूल्स लेते थे। किससे? वो किसानों से लेते थे। किसानों के साथ हर्डर्स एक्सचेंजिंग ऑफ द थिंग्स करते थे। मैन्योर, अब किसानों को फ़ायदा क्या होता था? जहाँ कहीं ये बाड़े में अपने एनिमल्स को खड़ा करते, इकट्ठा करते। पेंड फ्लॉक कौन से होते हैं? जो बाड़े के पशु होते, बाड़े के एनिमल्स होते, बाड़े में जिनको रखा जाता है वो पेंड एनिमल्स होते हैं। इनका मैन्योर इकट्ठा हो जाता है जो फार्मर के लिए बहुत ज़्यादा यूजेबल होता था।
तभी ऐसा है कि ठीक है, आपस में उनकी दोस्ती भी हुआ करती थी, लेकिन कन्फ्लिक्ट भी हो जाते थे। क्या होता, जो शेफर्ड है वो अपने एनिमल्स को पानी पिलाने के लिए जब जाते थे, वाटर के लिए अपने फ्लॉक मतलब ग्रुप ऑफ द एनिमल्स को लेकर जाते थे, तो वो बोए हुए खेत में से ले जाते थे, शॉन फील्ड, बोया हुआ खेत में से लेकर जाते थे, जिससे क्रॉप पूरी तरह से बर्बाद हो जाती थी। हर्ड्समैन ग्रुप में थे और वो किसी भी एग्रीकल्चरल गांव में रेड डाल देते थे, लूट लेते थे। रेड डालना मतलब लूट लेना, और वहाँ पर जितना भी जो स्टोर्ड गुड्स थे, चाहे अनाज था और चीज़ें हुआ करती थी, उन सब की सीजिंग, उनको लूट लिया करते थे। फॉर देयर पार्ट सेटल्ड ग्रुप्स में डिनाई पास्टोलिस्ट। अब दूसरी तरफ क्या था, कई बार जो सेटल्ड ग्रुप, जो गांव वाले होते थे, वो पास्टोलिस्ट को रिवर तक नहीं पहुंचने देते थे। डिनाई मतलब मना कर देते थे। कैनल वाटर अलोंग ए सर्टेन सेट ऑफ पाथ्स, कुछ रास्तों से उनको गुजरने नहीं देते थे। तो इससे ये इनके झगड़े का कारण बनता था, कन्फ्लिक्ट हो जाते थे कई बार। किसके बीच में, वो हर्ड्समैन और फार्मर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाते थे। मेसोपोटामियन हिस्ट्री को अगर देखा जाए, इसको पढ़ा जाए, तो नोमैडिक कम्युनिटीज़ जो वेस्टर्न डेजर्ट में थी, वो एग्रीकल्चरल एरिया में आ जाती थी। फिल्टर होता है मतलब उसमें आ जाना, तो वो क्या है, जो वहाँ पर एग्रीकल्चरल एरिया है वहाँ पर आ जाती थी। कुछ ऐसी नोमैडिक कम्युनिटीज़ थी। और जो शेफर्ड वुड ब्रिंग देयर फ्लॉक इनटू द शॉन एरिया इन द समर, और शेफर्ड जो है गडियारे समर सीजन में अपने एनिमल्स को लेकर बोए हुए खेतों में आ जाते, शॉन एरिया में आ जाते थे। सच ग्रुप्स वुड कम एज हर्डर, हार्वेस्ट लेबर और हार्ड सोल्जर्स ओकेजनली बिकम प्रॉस्पर्स। ऐसे ग्रुप्स यहाँ पर क्या किस किस फॉर्म में आते थे, गडियारे बन के आ जाते, या फिर हार्वेस्ट लेबर, कटाई करने के लिए मजदूर बन के आ जाते हैं, हायर्ड सोल्जर, या फिर सैनिक जो वेतन पर काम करने वाले होते थे उसके रूप में आ जाते। या फिर ऐसा बताया कि और एक और ये बता देते कि यहाँ आते तो थे, लेकिन यहाँ अगर पैसा कमा लेते, प्रॉस्पर्स हो जाते, धनी हो जाते, एंड सेटल डाउन, और वहीं पे आके वो बस जाते थे। अ फ्यू गेन द पावर टू एस्टेब्लिश देयर ऑन रूल, और कहते हैं कि कुछ एक तो ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज़ यहाँ पे आती थी जिन्होंने यहाँ आकर कब्जा कर लिया था, दूसरे लोगों को हरा दिया था, अपने कंट्रोल में कर लिया था। ऐसे कौन कौन से थे जिन्होंने यहाँ पर रूल किया, वो थे अकेडियन, एमोराइट्स, असीरियन और आर्मेनियंस। ये वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी जिन्होंने यहाँ पर कब्जा कर लिया था। पहले तो ये सिर्फ और सिर्फ एक हायर्ड लेबर या फिर हार्डर बन के आए थे, लेकिन बाद में यहाँ पर उन्होंने रूल भी किया था। जैसा कि इन सोसाइटीज़ के बारे में चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, लेकिन अब वो डिलीटेड पोर्शन है तो चैप्टर 5 नहीं पढ़ा जाएगा। किंग ऑफ द रूलर फ्रॉम द पास्टोरल, किंग ऑफ द मारी वर एमोराइट्स। अब किंग जो थे, मारी के राजा, मारी जिस शहर के बारे में हमने पूरा डिस्कस किया है, उसके राजा एमोराइट्स थे, जिनकी ड्रेस अलग हुआ करते थे, यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट से बिल्कुल अलग ड्रेस वो डालते थे। एंड हु रिस्पेक्टेड नॉट ओनली द गॉड्स ऑफ मेसोपोटामियन बट ऑल्सो रेज्ड ए टेम्पल एट मारी फॉर डैगन, गॉड ऑफ द स्टेपी। स्टेपी मतलब ग्रासलैंड, ग्रासलैंड का देवता डैगन को माना जाता। डैगन की यहाँ पर पूजा भी करते थे, डैगन के लिए मंदिर भी बनवाया था। मेसोपोटामियन सोसाइटी और कल्चर सबके लिए ओपन थी, कोई भी ग्रुप, कोई भी कल्चर के लोग आकर उनकी सोसाइटी में पूजा कर सकते थे, उनके कल्चर को अडॉप्ट कर सकते थे। एंड द विटेलिटी ऑफ द सिविलाइजेशन वाज परहैप्स ड्यू टू दिस इंटरमिक्सचर। और इस सिविलाइजेशन की विटेलिटी क्या होता है, पावर ऑफ लाइफ, जीवन शक्ति। इस सिविलाइजेशन की जीवन शक्ति शायद इसी इंटरमिक्सचर के कारण थी। इंटरमिक्सचर किसका, डिफरेंट कल्चर का और डिफरेंट पीपल का जो इंटरमिक्सचर था, उसी के कारण ये सभ्यता इतनी ज़्यादा फ्लरिश और डेवलप हो पाई थी। तो यहाँ इस में बेटा हमने क्या पढ़ा है, ये पढ़ा हमने मारी सिटी का, और मारी सिटी 2000 BC के बाद ही डेवलप हुई थी। कौन कौन रहते थे वहाँ पर, पास्टोलिस्ट और फार्मर्स रहते थे। आपस में एक्सचेंजिंग ऑफ द थिंग्स भी करते थे, लेकिन झगड़े भी हो जाते थे। झगड़े का क्या कारण था वो हमने बताया है। कई बार ऐसा भी होता था, कुछ एक ट्राइबल कम्युनिटी या नोमैडिक कम्युनिटी यहाँ इन एग्रीकल्चरल एरिया में आ जाती थी, और यहाँ आकर कई बार वो इतनी ताकतवर हो जाती थी कि यहाँ रूल करना शुरू कर देती थी। और कुछ एक ऐसी ही सोसाइटीज़ का, ऐसे ही
कम्युनिटीज़ का मैंने नाम भी बताया है, जैसे केडियन, अमोराइट, असीरियन और आर्मेनियन। यहाँ ये प्लान दिया हुआ है बेटा, एक मैप दिखा रखा है, रफ स्केच है। और यहाँ पर ये कौन था, जो किंग जिमरिलिम, ये मारी का राजा था, उसके महल का दिखा रखा है। उसका महल ऐसे था। ये ऑडियंस हॉल्स है, ऑडियंस हॉल 132। ये तो आर्कियोलॉजिस्ट ने नाम रख रखे हैं। ये बाहर का कोर्ट हो गया। एंट्रेंस गेट सिर्फ एक ही था, एंट्री एक ही गेट से होती थी और कोई एंट्री नहीं था। कुआं, इनर कोर्ट, बहुत सारे, ये सारा का सारा बता रखा है। दैट वाज द स्ट्रक्चर और द प्लानिंग ऑफ पैलेस ऑफ किंग जिमरिलिम। ऐसे यहाँ नीचे भी दिखा रखा है। कहीं तो स्क्राइब ऑफिस है, यहाँ पर राइटर बैठते थे और उनके सारे बुक्स को लिखा जाता था। और इधर क्या है, ये आंगन है जिस पर वाइट स्लैब्स से उसको पेव्ड कर रखा है, उसका फर्श बिछाया हुआ है। तो आप इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। ये किचन दिखा रखा है। ये सारी भट्टियां हैं जिनमें लकड़ियां या कोयले को जलाया जाता था। यहाँ पर भी वाइट स्टोन से पेव्ड किया कर रखा है इसको। और ये लेबोरेटरी और बाथ यहाँ पे किया जाता था। अब हम यहाँ पे थोड़ा बहुत पैलेस ऑफ मारी एट मारी ऑफ किंग जिमरिलिम के बारे में बता रखा है। ये बीसी में रूल किया था इन्होंने, 1760 से 1810 बीसी तक उन्होंने रूल किया था। तो उस किंग के बारे में क्या बताते हैं, उसके महल के बारे में क्या बताते हैं। द ग्रेट पैलेस ऑफ मारी वाज द रेजिडेंस ऑफ द रॉयल फैमिली, कि इतना बड़ा महल, वहाँ पर रॉयल फैमिली रहती थी। वहाँ पर जो राजा का परिवार है, रॉयल फैमिली, शाही परिवार रहता था। हब मतलब मेन सेंटर, वहाँ पर प्रशासनिक, प्रोडक्शन का काम सारे वहाँ पर होते थे। इवन वहाँ पर मेटल ऑर्नामेंट भी तैयार किए जाते, गहने भी तैयार किए जाते थे उसी महल के अंदर। तो इसका मतलब क्या हो गया, हब ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द प्रोडक्शन। इतना फेमस था कि एक बार क्या है, एक माइनर किंग, एक छोटा राजा कोई, वो यहाँ पर आया था, यहाँ किंग जिमरिलिम से मिलने के लिए आया था। और कहाँ से, नॉर्थ सीरिया से आया था। उसने अपने साथ एक पत्र लिया हुआ था, एक लेटर लिया हुआ था, जो किसी रॉयल फ्रेंड ने भेजा था। मारी का राजा जिमरिलिम के किसी फ्रेंड ने इस छोटे राजा के हाथ अपना एक लेटर भेजा था, जो ये लेकर यहाँ पर आया था। डेली लिस्ट रिवील दैट, अब जो डेली लिस्ट वहाँ पर पाई गई है उससे क्या पता चलता है, क्या दर्शाती है, रिवील दर्शाती हैं कि उनके सामने, राजा के सामने हुज क्वांटिटी ऑफ फूड प्रेजेंट किया जाता था, परोसा जाता था हर रोज़ का। क्या क्या, जैसे फ्लोर, आटा हो गया, आटे की रोटी है या जो भी चीज़ बनाते थे, फ्लोर, ब्रेड, मीट, फिश, फ्रूट, बियर एंड वाइन, सारी चीज़ें उनको परोसी जाती थी। ऐसा माना गया है कि शायद उनके साथ उनको अलग और भी बहुत सारे लोग थे जो उनको कंपनी देते थे, उनके साथ में खाना खाते थे। एज वेल एज कोर्ट यार्ड में भी के आसपास भी पाए गए हैं। कोर्ट यार्ड भी पेव्ड वाइट पत्थर से बनाया हुआ है, उसका फर्श, ये सारा के सारे प्लानिंग यहाँ दिखा रखी है। एक ही एंट्रेंस दिखा रखा है, जो मैंने अभी आपको बताया था, एक ही एंट्रेंस है पूरे महल का। ऑन द नॉर्थ साइड जो लार्ज ओपन कोर्ट यार्ड है 131 पे, उसको भी बहुत सुंदर तरीके से उसका फर्श बिछा रखा था। The king would have received foreign dignitaries as his own people in 132। राजा अपने विदेशी मेहमानों का, डिग्निटरीज मेहमान, और अपने कुछ फेमस लोगों का, कुछ अपने जो प्रमुख लोग थे उनको 132 रूम में ही वो मिलते थे। ए रूम विद द वॉल पेंटिंग, अब ऐसा रूम था 132 जिसके ऊपर वॉल पेंटिंग की हुई थी। और इससे विजिटर बड़े सरप्राइज्ड होते थे। एव्ड होना, सरप्राइज्ड होना, बड़ी हैरानी होती थी वहाँ पर जो कोई मिलने आता, और उन वॉल पेंटिंग को देखकर उनको बड़ा हैरानी होती थी। ये महल बहुत बड़ा था और जिसमें 260 कमरे और इवन 2.4 हेक्टेयर का पूरा एरिया। तो ये वाला, ये हमने किंग जिमरिलिम के महल के बारे में बताया है, जो महल मारी सिटी में पाया गया। मारी सिटी, मारी शहर, जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में एक फेमस शहर रहा है। हमने उरुक शहर के बारे में पढ़ा बेटा, उर शहर के बारे में पढ़ा, और यहाँ पर अब पढ़े हम मारी शहर के बारे में। तो एक एक सिटी के बारे में सारा अलग से डिस्कशन दे रखा है। चाहे किसी भी सिटी के फीचर्स पूछ ले तो आप इसको इजीली बता सकते हो। नेक्स्ट वन, किंग्स ऑफ मारी हावर हैड टू बी विजिलेंट। विजिलेंट होता अलर्ट। मारी के राजों को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता था। हर्डर ऑफ मारी
हर्डर ऑफ वेरियस ट्राइब वर अलाउड टू मूव इनटू द किंगडम। बहुत अलग अलग हर्डर थे, गडियारे थे अलग अलग ट्राइब्स के, उनको किंगडम में, साम्राज्य में आने की परमिशन थी, बट देवर वॉच्ड, लेकिन उनको उनके ऊपर बड़ी कड़ी निगरानी रखी जाती थी। भले ही आने की परमिशन दे रखी थी हर ट्राइब को। जो उनके कैंप है, हर्डर के कैंप के बारे में मेंशन किया हुआ है। कहाँ पर? जो लेटर, जो पत्र व्यवहार होता था राजा और ऑफिशियल के बीच में, राजा और अफसर आपस में एक दूसरे को लेटर लिखते थे जिसमें हर्डर के कैंप का जिक्र कर रखा है। एक लेटर में क्या बता रखा है, एक एग्जाम्पल यहाँ दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, एक बार क्या होता है, एक ऑफिसर ने एक राजा को लेटर लिखा और उनमें क्या लिखा, ही हैज़ बीन सीइंग फ्रीक्वेंट फायर सिग्नल एट नाइट, कि उन्होंने रात को फायर सिग्नल देखे हैं, बार बार फायर सिग्नल दिए जा रहे थे। कहाँ? कैंप में से फायर सिग्नल दिए जा रहे थे, सेंट बाय वन कैंप टू अनदर। तो ये जिक्र कर रखा है लेटर का ही यहाँ एग्जाम्पल दे दिया। एक लेटर में ऐसे लिखा हुआ था कि जो ट्राइब्स के कैंप लगे हुए थे वो आपस में एक दूसरे को बार बार आग दिखा रहे थे, फायर सिग्नल दिखा रहे थे। तो ये कह रहा है कि ऐसा लगता है कि शायद वो अटैक बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। अब हम यहाँ ऑफरेट के बारे में बताते हैं। ऑफरेट ट्रेडिंग के लिए एक प्राइम पोजीशन पे लोकेटेड था। ऑफरेट रिवर, मतलब ऑफरेट रिवर पे क्या था, मारी लोकेटेड ऑन द ऑफरेट, मतलब क्या लोकेटेड था, मारी वाज लोकेटेड एट द ऑफरेट रिवर, ए प्राइम पोजीशन फॉर ट्रेड। तो ट्रेडिंग के लिए बड़ा फेमस, क्योंकि नदी के किनारे पर वो बसा हुआ था। किस में? वुड, कॉपर, टिन, ऑयल, वाइन और वेरियस अदर गुड्स दैट वर कैरिड इन बोट्स ऑफ अलोंग द ऑफरेट। ऑफरेट नदी में नाव के माध्यम से, बोट के माध्यम से ये सारी चीज़ों को लाया जाता था। कहाँ से? बिटवीन द साउथ एंड द मिनरल रिच अपलैंड ऑफ टर्की, सीरिया एंड लेबनान। साउथ से लेकर साउदर्न मेसोपोटामिया से लेकर टर्की, सीरिया, लेबनान तक ले जाया जाता था। मारे इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि वहाँ पर अर्बन सेंटर प्रॉस्पर हुआ था। किसके आधार पर? ट्रेडिंग के आधार पर। ट्रेडिंग इतनी अच्छी होती थी कि जिसके कारण ये एक शहर के रूप में उभर कर सामने आया था। मारी जो एक शहर बन गया था, वहाँ पर हर एक्टिविटी होने लगी थी। बॉट्स कैरिंग ग्राइंडिंग स्टोन्स, बॉट्स में क्या लाया जाता था? पिसा हुआ पत्थर, वुड, वाइन, ऑयल जार, वुड स्टॉप एट मारी ऑन देयर वे। अब जो भी ये नदी आगे से होकर आती थी, मारी केवल मारी में से ही तो थोड़ी ना थी कि मारी से निकली और मारी में ही ख़त्म हो रही थी ये रिवर, बल्कि मारी से ऊपर के एरियाज, माउंटेनियस एरियाज से आ रही थी और साउदर्न पार्ट तक जा रही थी। लेकिन जितने भी यहाँ पर ट्रेडिंग की जाती थी इस नदी में से, जितनी भी नाव आती थी सारी मारी में रोक ली जाती थी। जो मारी के अफसर थे वो उसको रोक लेते थे और उसके ऊपर क्या लिया जाता था? वो टैक्स लेते थे। जो ऑफिसर्स हैं वो अबॉर्ड चले जाए, अबॉर्ड मतलब क्या था? जलपथ, उस नदी, उस नाव के पास चले जाते, या फिर वहाँ जो बंदरगाह जो भी बना रखी थी वहाँ चले जाते, इंस्पेक्ट द कार्गो, उस नाव का पूरा इंस्पेक्शन करते। कार्गो मतलब जो 300 वाइन जार जिसमें रखे जा सकते थे, इसको कार्गो बोलते थे। तो वहाँ जाते और उनसे क्या लेते थे? उनसे चार्ज लिया जाता था। कितना चार्ज? 1/10 ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स। जितनी चीज़ों का मूल्य होता उसका 1/10 पार्ट एक टैक्स के रूप में ले लिया जाता था। तभी उनको आगे डाउन स्ट्रीम में जाने की परमिशन देते थे, बॉट को आगे जाने की परमिशन दी जाती थी। बार्ले उनमें स्पेशल ग्रेन था, जो सबसे मेन था, जो को बहुत ज़्यादा ढोया जाता था। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, द टैबलेट रेफर टू कॉपर फ्रॉम अलेसिया, द आइलैंड ऑफ सिप्रस नॉन फॉर इट्स कॉपर, कि जो कॉपर है एलेसिया से लाया जाता था उसकी, और ये कॉपर के लिए बड़ा फेमस था। एंड टिन वाज ऑल्सो एन आइटम ऑफ ट्रेड, टिन भी भेजा जाता था ट्रेडिंग में, बड़ा इंपॉर्टेंट आइटम था, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ब्रॉन्ज वाज द मेन इंडस्ट्रियल मटेरियल फॉर टूल्स एंड वेपन्स, ब्रॉन्ज के भी अस्त्र शस्त्र या टूल्स बनाए जाते थे। दिस ट्रेड वाज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, और ये ट्रेडिंग यहाँ पे मारी शहर में ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी।
thus although the kingdom of Mari was not militarily strong, भले ही यहाँ का साम्राज्य मिलिट्री मैनर से देखा जाए तो ज़्यादा मजबूत नहीं था, लेकिन अगर इसकी प्रॉस्पेरिटी देखी जाए तो वो यहाँ पर कंपेरेबल है, इसकी तुलना नहीं की जाती, इसके बराबर और कोई नहीं था। तो ये हमने मारी शहर के बारे में पूरा डिस्कस किया, कैसे वहाँ पर ट्रेडिंग होती थी और किस तरीके से वहाँ पर अलग अलग ट्राइब कम्युनिटीज़ रहते थे, कैसे वो राजा बन जाते थे, वो सारा हमने डिस्कस किया है। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे बेटा एक्सकेवेटिंग मेसोपोटामियन टाउन्स, कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के टाउन को खोदा गया था, उनकी खुदाई की गई थी। तो खुदाई की गई थी तो क्या 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 बड़े बड़े जो शहर हैं उनकी तो खुदाई हुई थी, इवन छोटे शहरों की भी खुदाई की गई थी, जो छोटी जगह थी, इवन एक 10 हेक्टेयर का एरिया है उसकी भी खुदाई की गई थी। तो यहाँ हम इसका डिस्कस करते हैं। Let's start. Today, Mesopotamian excavators have much higher standard of accuracy and care in रिकॉर्डिंग दैन इन द ओल्ड डेज। कहते हैं आज मेसोपोटामियन एक्सकेवेटर कौन होते हैं? उत्खनक। जो उत्खनक थे या एक्सकेवेटर थे मेसोपोटामिया के, अब वो उनके अंदर एक्यूरेसी और केयर बहुत ज़्यादा आ गई थी पहले की बजाय, पुराने टाइम की बजाय। पुराने टाइम में अंदाजे गलत भी साबित हो जाते थे, लेकिन अब जो है एक्यूरेसी ज़्यादा आ गई थी। So that few dig whose areas the way Ur was excavated as, लेकिन मतलब ये कहा जा रहा है ताकि जो भी खोदा जा रहा था, जैसे उर शहर था, उर शहर को खोदा गया था तो वो एक बड़े मैनर पे, हुज मैनर पे उसको खोदा गया था, बड़ा एरिया था, उसको खोद लिया गया था। इसके अलावा कुछ आर्कियोलॉजिस्ट के पास ही फंड होता था, फ्यू आर्कियोलॉजिस्ट, मतलब कुछ ही आर्कियोलॉजिस्ट के पास पैसा होता था जो एक बार में इतने पूरी टीम को वो लगा सके, एम्प्लॉय कर सके, जो खुदाई करने वाली जो पूरी टीम थी उसको लगा सके। ऐसे कुछ ही आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनके पास पैसा हुआ करता था। सो द मोड ऑफ द ऑब्टेनिंग डाटा है चेंज्ड, इसलिए अब डाटा को कलेक्ट करना बिल्कुल अलग हो गया था, बिल्कुल चेंज हो गया था। टेक द स्मॉल टाउन एट अबू सलाबिक। अब यहाँ पे अबू सलाबिक एक छोटे से कस्बे की बात करते हैं जो कितने एरिया का, 10 हेक्टेयर का, और 2500 BC में बात की जा रही है। यहाँ की पॉपुलेशन 10,000 से कम। इसकी पहले जो वाल थी, दीवारें थी, दीवारों की आउटलाइन थी, पहले स्क्रैपिंग खुरच कर उनको पहले खोजा गया, पहले जितना हो सका धीरे धीरे करके उनको खरोंचा गया और फिर उनको निकाला गया था उसकी दीवारों को, जो 10 हेक्टेयर का एरिया था। क्योंकि आउटलाइन तो की जाती थी, मतलब फोर्टिफाइड किया जाता था, तो इसलिए उसको निकाल लिया गया था उनकी दीवारों को। जब कुछ ही मिलीमीटर नीचे मिट्टी को हटाया गया था तो वो किसी न किसी खोपचे या किसी दूसरे टूल से निकाला गया था, कोई कस्सी है, फावड़ा है, उनसे उस मिट्टी को हटाया गया था। जैसे ही सोयल मिट्टी को नीचे से हटाया गया था, स्लाइटली मॉइस्ट, वो थोड़ी गीली मिली थी। द आर्कियोलॉजिस्ट कुड मेक आउट डिफरेंट कलर्स। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया, उसके अंदाजे लगाए, अलग अलग कलर, अलग अलग टेक्सचर, अलग अलग लाइन ऑफ ब्रिक वॉल या पिट्स पाए गए हैं, तो उसी से उन्होंने अंदाजे लगाने शुरू कर दिए थे। किसने? आर्कियोलॉजिस्ट ने। जो वहाँ पर कुछ ऐसे घर मिले हैं जिनको खोद के निकाला गया था, तो कुछ घर भी पाए गए हैं। एंड द फू आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो सीव्ड। सीव्ड क्या होता है? छान लेना, छलनी, छानना। तो मिट्टी को भी छान लिया गया, टन ऑफ अर्थ, पता नहीं कितने टन मिट्टी को छाना गया था, ताकि प्लांट्स और एनिमल्स के कुछ रिमेन्स हैं वो मिल सके। मिट्टी छन के नीचे चली जाए, मिट्टी और पानी, और कुछ रिमेन्स से बच जाए। इस प्रोसेस में बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल स्पेसीज पाएगी। एंड फाउंड लार्ज क्वांटिटी ऑफ चेयर्ड फिश बोन्स। इसमें चेयर्ड जली हुई मछलियों की हड्डियां पाई गई। एंड हैड बीन स्वेप्ट आउट ऑन टू द स्ट्रीट, जिनको गली में फेंक दिया गया था। प्लांट सीड्स एंड फाइबर रिमेन ऑफन आफ्टर डंग केक। उपलों को यूज़ करने के बाद जो फाइबर या जो प्लांट सीड्स है उनको खोजा गया। ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि जहाँ जहाँ ये प्लांट सीड्स पाए गए हैं या जले हुए केक, जो डंग केक थे, वो एरिया वो जो है किचन का एरिया बताया गया है कि वहाँ पर रसोई हो सकती थी। और लिविंग रूम के बारे में कोई ट्रेस नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला कहाँ पर उनका लिविंग रूम होता था। क्यों? क्योंकि जो गलियाँ हैं, बिकॉज दे फाउंड द टिथ
ऑफ वेरी यंग पिग्स ऑन द स्ट्रीट्स, गलियों में सुअर के बच्चों के दांत पाए गए हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने कंक्लूजन निकाला, द पिग्स मस्ट हैव रॉम्ड इनटू द स्ट्रीट्स फ्रीली, कि जो पिग के बच्चे थे वो गलियों में फ्रीली घूमते थे, बिना किसी रोक टोक के घूमते थे। रोम रोम होता है घूमना। इनफैक्ट वन हाउस ब्यूरियल कंटेंट सम पिग बॉन्स, एक घर में एक कब्र बना रखी थी, किसी डेड बॉडी को दफना रखा था, तो वहाँ पर भी कुछ पिग बॉन्स पाई गई हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे आदमी के मरने के साथ साथ उसको दबाया जाता था ताकि उनको पॉर्क मिल जाए। पॉर्क क्या होता है? सुअर का मांस, ताकि उनको मरने के बाद जो उनकी ज़िंदगी होगी तब उनको खाने के लिए सुअर का मांस मिल जाए, ऐसी उनकी मान्यता थी। आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ माइक्रोस्कोपिक स्टडी भी की थी रूम्स फ्लोर की। रूम के फर्श को उखाड़ के बारीकी से उसका अध्ययन किया और ये डिसीजन लिया कि एक घर की जो कमरे थे उनकी छत किससे बनी हुई थी, या तो पॉपुलर के लट्ठों से बनी थी, या खजूर की पत्तियों से बनी थी, घास फूस से बनी थी, या फिर कोई बिल्कुल खुला उनके कमरे हुआ करते थे। तो ये सारा एक्सकेवेट करके और हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने पूरी स्टडी की है। यहाँ कौन से शहर का जिक्र किया जा रहा है? एक बहुत छोटा सा शहर, अबू सलाबिक। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।